जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब प्राचीन भारत की अपार संपदा और समृद्धि की कहानियां दुनिया भर में गूंज रही थीं। एक ऐसा दौर जिसने दूर दराज के शक्तिशाली साम्राज्यों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग सभ्यताओं के इस महाटकराव ने भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप अपनी अथाह संपत्ति और व्यापारिक ताकत के कारण पूरी दुनिया में चमक रहा था। लेकिन इतिहास का एक सीधा सा नियम है, जहां अपार समृद्धि होती है वहां महत्वाकांक्षी साम्राज्यों की नज़र पड़ी जाती है। और ठीक यही हुआ। पश्चिम के भूखे साम्राज्यों ने इस तरफ देखना शुरू किया और यहीं से एक ऐसे भू राजनीतिक टकराव की नींव पड़ी जिसका असर सदियों तक रहना था। अब उस समय भारत के अंदर क्या चल रहा था ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मध्य और पूर्वी भारत में शक्तिशाली मगध साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और छोटे राज्यों को एकजुट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पश्चिम उत्तर सीमांत यानी आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें तो वहां पूरी तरह से अराजकता मची हुई थी। वो पूरा इलाका कंबोज और गांधार जैसे करीब 28 छोटे बड़े स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, बिल्कुल किसी बिखरे हुए पजल की तरह। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इस स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। उनके मुताबिक वहां 28 स्वतंत्र शक्तियां मौजूद थी। मतलब कोई एक ऐसा बड़ा लीडर या केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सबको साथ रख सके। और यही वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एकदम अनुकूल परिस्थिति तैयार कर दी। जब घर के लोग ही आपस में लड़ रहे हों तो बाहर वालों को मौका मिल ही जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाया हमारी पहली लहर ने, हखामनी, जिसे हम ईरानी या फारसी साम्राज्य भी कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उठा ये पहला बड़ा खतरा था। अब ये कोई ऐसा हमला नहीं था जो रातों रात हो गया हो, इसमें पीढ़ियां लग गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले 558 से 529 ईसा पूर्व के बीच साइरस द्वितीय ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद कैम्बिसिस द्वितीय आया पर वो अपने ही गृह युद्धों में उलझ कर रह गया। आखिरकार 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम, जिसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है, उसने गांधार पर कब्जा कर लिया और उसे सफलतापूर्वक अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया। ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। मशहूर यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के शब्दों में कहें तो भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा अब हकामानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बन चुका था। दारा प्रथम के जो अभिलेख हमें मिलते हैं वो साफ बताते हैं कि सिंधु नदी के आसपास का एक बहुत बड़ा भारतीय भूभाग अब पूरी तरह से फारसी कंट्रोल में आ चुका था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इस हमले के पीछे का असली मकसद क्या था। वजह साफ थी। एक तो भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता और दूसरा सबसे अहम कारण सामरिक और आर्थिक नियंत्रण। प्राचीन भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी व्यापारिक मार्ग था, जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस पर कब्जा करना। आखिरकार सारा खेल तो ताकत और व्यापारिक मुनाफे का ही था। समय के साथ हखामनी साम्राज्य का तो पतन हो गया, लेकिन इस पहली लहर ने उपमहाद्वीप पर अपनी एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी जो मिटाए नहीं मिटी। इस प्रभाव को हम कई स्तरों पर देख सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर समुद्री रास्तों की खोज ने व्यापार को एक नई उड़ान दी, लेकिन वास्तुकला में इसका असर सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। मौर्य काल में खासकर सम्राट अशोक के समय के जो स्मारक हैं उनमें घंटे के आकार के गुंबद और बड़ी बड़ी चट्टानों पर राजाज्ञा लिखवाने की जो प्रथा थी वो काफी हद तक इन्हीं ईरानी डिजाइनों से प्रेरित थी। और एक जो सबसे बड़ा एकदम क्रांतिकारी बदलाव आया वो था नई लिपियों का आना, अरमाइक और खरोष्टी लिपि। खरोष्टी एक ऐसी अनोखी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उर्दू या अरबी की तरह। सम्राट अशोक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख इसी खरोष्टी लिपि में उकेरे रहे हैं। यानी साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी भाषा और लिखने का तरीका हमारी जमीन पर बना रहा। और फिर आती है इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सुनामी, सिकंदर महान। 331 ईसा पूर्व में पारसी साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने के बाद यूनानियों ने भारत का रुख किया। जरा एक पल के लिए इस साम्राज्य के फैलाव को देखिए। ये वाकई हैरान कर देने वाला है।
मैसेडोनिया के एक छोटे से राज्य से निकलकर मिस्र और पर्शिया को रौंदता हुआ ये साम्राज्य सीधे सिंधु नदी तक पहुंच गया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का इतनी तेजी से भारत की ओर बढ़ना अपने आप में किसी भौगोलिक चमत्कार या महाविनाश से कम नहीं था। सिकंदर की सेना का ये सफर बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उन्होंने खैबर दर्रे से होकर मुश्किल हिंदुकुश पहाड़ों को पार किया, फिर तक्षशिला पहुंचे जहां राजा आम्भी ने बिना एक भी तीर चलाए उनके सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद मस्सक गणराज्य पर भयंकर घेराबंदी की गई और आखिर में पंजाब में झेलम नदी के तट पर हुआ इतिहास का वो मशहूर हाइडेस्पीस का युद्ध, जहां उनका सामना हुआ राजा पोरस से। इस पूरे अभियान में एक घटना वाकई रोंगटे खड़े कर देती है, और वो है मस्कस गणराज्य की कहानी। यूनानी लेखकों ने खुद बताया है कि जब इस छोटे से राज्य के ज्यादातर पुरुष सैनिक युद्ध में मारे गए तो वहां की औरतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शहर को बचाने के लिए खुद हथियार उठा लिए। एक विशाल विदेशी सेना के सामने मातृभूमि के लिए ऐसा जज्बा, ये इतना तीखा प्रतिरोध था कि सिकंदर की सेना ने पूरे नगर को तबाह कर दिया। सिकंदर की इस अजय सेना के सामने भारतीय राजाओं के सर्वाइवल के तरीके बिल्कुल अलग-अलग थे। एक तरफ तक्षशिला का राजा आम्भी था, जिसने तुरंत आत्मसमर्पण करके सिकंदर से हाथ मिला लिया, और दूसरी तरफ थे राजा पोरस। उन्होंने हारने के बावजूद हिडेस्पीस के युद्ध में सिकंदर की ताकतवर सेना का इतनी बहादुरी और कड़ाई से सामना किया कि खुद यूनानी भी उनकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद सिकंदर को भी नहीं थी। आक्रमण का ये चरम बिंदु अचानक एक अप्रत्याशित वापसी में बदल गया। इतने बड़े पैमाने पर खून खराबा और जीत के बावजूद क्या आप जानते हैं सिकंदर भारत में कुल कितने समय तक रुका? सिर्फ 19 महीने। हाँ, महज 19 महीने। उसकी सेना लड़ते लड़ते और मौसम की मार झेलते हुए इतनी बुरी तरह थक चुकी थी कि उन्होंने व्यास नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को उसी की सेना ने रोक दिया। सिकंदर का आखिरी सफर बहुत ही तेजी से खत्म हुआ। 325 ईसा पूर्व में उसने जमीनी रास्ते से लौटना शुरू किया। जाते जाते उसने 2 नए शहर बसाए, एक निकैया अपनी जीत की याद में और दूसरा बऊ के फिला, जो उसने अपने सबसे प्यारे और वफादार घोड़े के नाम पर रखा। और फिर महज 33 साल की छोटी सी उम्र में बेबीलोन में इस महान विजेता का निधन हो गया। यूनानी सेना तो लौट गई, लेकिन वो भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसा असर छोड़ गए जिसे हम हेलेनिस्टिक विरासत कहते हैं। ये बड़ा अजीब सा विरोधाभास था। सिकंदर के हमले ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को खत्म कर दिया, जिससे अनजाने में ही भारत के राजनीतिक एकीकरण का रास्ता साफ हो गया। व्यापार के मोर्चे पर नए जमीनी और समुद्री रास्ते खुले। भारतीयों ने यूनानियों से सिक्के बनाने की नई तकनीक सीखी, जैसे उल्लूक शैली यानी उल्लू के चित्र वाले सिक्के। और सबसे बड़ी बात, संस्कृतियों के इस मेल से कई नई चीजें सामने आई। प्रशासन के मामले में भी हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत। यह क्षेत्रों पर राज करने का एक नया तरीका था जो भारतीयों ने यूनानियों से अपनाया। इस पूरे आक्रमण का एक बड़ा रिजल्ट ये भी हुआ कि प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत पहली बार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आए। लेकिन अगर हम इस पूरे दौर की सबसे खूबसूरत और अमर निशानी की बात करें तो वो निस्संदेह गांधार कला है। यह भारतीय और यूनानी मूर्तिकला का एक ऐसा जादुई मिक्स था जिसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक हिंसक और खूनी टकराव के बीच से इतनी बेमिसाल कला का जन्म हुआ। यह दिखाता है कि जब 2 अलग-अलग संस्कृतियां टकराती हैं तो कुछ बहुत ही अद्भुत और नया भी बन सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर दारा प्रथम या सिकंदर महान ने कभी वो खतरनाक पहाड़ियां पार न की होती, अगर वो आक्रमण कभी हुए ही न होते, तो क्या आज हमारे पास खरोष्ठी लिपि, वो शानदार गुंबद या गांधार कला की वो जादुई मूर्तियां होती? ये आक्रमण भले ही विनाशकारी थे, लेकिन इन्होंने हमारे सांस्कृतिक डीएनए को ऐसे आकार दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतिहास वाकई कितना दिलचस्प है ना?